अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हाइपरटेंशन। मैं डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस चेयरपर्सन COH लाहौर। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर को कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर का दूसरा नाम है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की वजह से सीवियर किस्म की हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसा कि दिल की बीमारियां हो सकती हैं, स्ट्रोक हो सकता है और समवट ये डेथ तक चला जाता है। यही वजह है कि इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। बीपी एक एक्चुअली ब्लड प्रेशर जो है एक फोर्स होती है जो किसी भी पर्सन का ब्लड जो होता है ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर एग्जर्ट करता है। ये प्राइमरी रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, हार्ट फेलियर है, स्पाइनल डिसऑर्डर्स इससे पैदा हो सकते हैं और रीनल प्रॉब्लम्स को भी कॉज करता है। इसकी टाइप्स होती हैं, इसेंशियल हाइपरटेंशन होता है, इसके अलावा बिनाइन एंड इसेंशियल हाइपरटेंशन होता है। इसेंशियल हाइपरटेंशन में कोई ख़ास प्राइमरी कॉज नहीं मिलती, यानी पता नहीं चलता है कि हाइपरटेंसिव कंडीशन या ब्लड प्रेशर किस वजह से हो रहा है। इसकी कॉजेज़ जो होती हैं अगर देखें तो ये ज़्यादातर जो है फीमेल्स में होता है और 40 से 60 साल तक नज़र आता है। हेल्दी फैक्टर इन्वॉल्व हेरिडिटी फैक्टर होता है इसके अंदर, यानी कि विरासती भी जो है ये होता है कि अगर किसी के अंदर चला आ रहा है, फैमिली में हिस्ट्री में है तो ये हो जाता है। फिर इसके अलावा कम्बिनेशन फैक्टर्स होते हैं मल्टीपल किस्म के जिनकी वजह से ये कॉज करता है, जैसे ओबेसिटी है, ये एग्रावेटरी फैक्टर होता है, यानी इसकी वजह से भी बीपी हो सकता है। लेकिन अगर सही बात की जाए तो एक्चुअल काज अननोन होती है इसेंशियल हाइपरटेंशन की, यानी पता नहीं होता कि ये किस वजह से होता है। ख़ास इसकी टाइप्स के बारे में अगर बात करूँ तो प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है कंडीशन एक, और एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपरटेंशन जो होती है इसमें क्या होता है कि मल्टीपल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, यानी हमारा जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसका वॉल्यूम या तो वो बढ़ जाता है उसकी वजह से होता है, या फिर हार्मोनल एक्टिविटी होती है जो कि मेडिकेशन की वजह से ज़्यादा हो जाती है। फिर इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि लाइक स्ट्रेस होता है, यानी कि स्ट्रेस की वजह से भी ये कॉज करता है, और इसके अलावा लैक ऑफ एक्सरसाइज भी इसकी वजह बनती है, यानी अगर पेशेंट एक्सरसाइज वगैरह नहीं लेता और स्ट्रेस जो है उसका रिलीज़ नहीं होता तो ये हाइपरटेंशन कॉज करता है। अब बात करती हूँ सेकेंडरी हाइपरटेंशन के बारे में। तो इसकी तो स्पेसिफिक कॉजेज़ होती हैं, वो ये कि CKD हो सकता है, यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है। ये कॉमन कॉज है कि कुछ जो वो लोग जो किडनी के शिकार आ रहे हैं, यानी कि गुर्दे की तकलीफ़ के काफ़ी अरसे से शिकार चले आ रहे हैं और उनके किडनीज़ फ़िल्टर नहीं कर पा रहे, तो वो फ्लूइड जो इकट्ठा होता है वो हाइपरटेंशन कॉज कर देता है। अब इसकी वजह से जो कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं, किडनी प्रॉब्लम होता है, तो यानी कि डायबिटीज़ अगर होती है तो उसमें क्या होता है कि गुर्दे मुतासिर होते हैं या फिर कोई नर्व डैमेज होती है। इसके अलावा किडनी डिजीज़ होती हैं। अच्छा, फिर इसमें ये होता है कि कैंसर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड होता है, यानी एड्रीनल ग्लैंड का अगर कैंसर हो जाए ये चीज़ भी होती है। कुशिंग सिंड्रोम होता है जो कि इस वजह से हो जाता है कि जब हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बहुत यूज़ करते हैं, यानी स्टेरॉइड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है। फिर हाइपरथायराइडिज्म या फिर थायराइड ग्लैंड अगर ओवर एक्टिव हो जाए तो उसकी वजह भी होती है फिर ये, यानी हाइपरटेंशन की वजह से क्या क्या कंडीशन हो जाती हैं ये उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा हाइपर पैराथायराइडिज्म हो जाता है और उसमें क्या होता है कि कैल्शियम और फास्फोरस लेवल जो हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं बॉडी के अंदर, उनका लेवल अप एंड डाउन होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी और स्लीप एपनिया और ओबेसिटी, ये चीज़ें, ये कंडीशंस देखने में सामने आती हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो एज जो है वो रिस्क फैक्टर है, यानी कि अगर एज जो है मोर देन 60 है तो क्या होता है कि हमारी आर्टरीज नैरो होना शुरू हो जाती हैं या फिर इनके अंदर स्टिफनेस आ जाती है और इनमें प्लैक बन जाता है, और ये प्लैक जो है चूँकि ब्लड फ्लो को डिस्टर्ब कर देता है तो हाइपरटेंशन कॉज होती है। इसके अलावा एथनिसिटी होती है, यानी कुछ ख़ास किस्म की रेशियल होती हैं इफ़ेक्ट्स, यानी कि कुछ ख़ास नस्ल होती है जिसमें ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, जैसे अमेरिकन एंड अफ्रीकन्स जो पीपल हैं इनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर जी अल्कोहल एंड टोबैको यूज़, यानी अगर बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का लार्ज क्वांटिटी में इस्तेमाल है तो ये भी कॉज करेगा।
मीनोपॉज़ भी एक रिस्क फैक्टर है क्योंकि इसमें हार्मोन लेवल डिस्टर्ब हो जाता है पेशेंट का, तो हाइपरटेंशन उसकी वजह से भी हो जाया करती है। इसके अलावा कुछ एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस होती हैं जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं। ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं और रिस्क फैक्टर हैं। अदर रिस्क फैक्टर्स के बारे में अगर बात करूं तो सेडेंट्री लाइफ जो है सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है कि जिसमें अगर साथ में सॉल्ट रिच किस्म की फ़ूड ली जाए और हाई फैट डाइट यूज़ की जाए, जो कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ये फ़ास्ट फूड में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आ जाती हैं, तो लो पोटेशियम इनटेक भी एक वजह हो सकती है जो रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन का। अब मैं बात करती हूँ इनकी सिम्टम्स के बारे में कि हाइपरटेंशन जब किसी पेशेंट को होती है तो उसकी क्या सिम्टम्स होती हैं, और इसकी डिटेक्शन के बगैर जो है वो क्या होता है कि हार्ट डैमेज हो सकता है। यानी कि अगर कोई पर्सन ये डिटेक्ट नहीं कर पाता, किसी को नहीं पता चलता कि वो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, तो उसकी वजह से हार्ट डैमेज भी हो सकता है, ब्लड वेसल्स और अदर ऑर्गन्स जैसे कि किडनी वगैरह हैं वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट इज़ द थिंग टू टेक ब्लड प्रेशर रेगुलरली, यानी कि हम चेक करें ब्लड प्रेशर को रेगुलरली, तो ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इस सिलसिले में। ब्लड प्रेशर के रेयर एंड स्वेयर केसेस में बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि स्वेटिंग भी पेशेंट में देखने में आती है। स्वेटिंग यानी कि बहुत ज़्यादा पसीना आता है उसको, पसीने से बिल्कुल शराबूर हो जाता है। एंग्ज़ायटी देखने में आती है, बेचैनी की कैफ़ियत, स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि नींद उसकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, एंड ब्लशिंग यानी कि उसका चेहरा बिल्कुल ब्लश कर जाता है और सुर्ख हो जाता है। ये चीज़ें ख़ास होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों में कोई सिम्पटम नहीं भी मिलती, और उनमें जस्ट जो है वो सर दर्द की शिकायत होती है, हेडेक्स होते हैं, या फिर नोज़ ब्लीड होती है यानी नक्सीर आना। ये चीज़ें देखने में आती हैं हाइपरटेंशन में। चंद एक कॉम्प्लिकेशन भी होती हैं जो कि हाइपरटेंशन होने की वजह से हो सकती हैं, जैसा कि लॉन्ग टर्म अगर किसी को बीपी का प्रॉब्लम रहा है तो क्या होता है कि आर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, यानी इसकी वजह से हार्ट बहुत मुश्किल से फिर पंप करता है, और ये कंडीशन सारी की सारी प्रॉब्लम्स की कॉज बन जाती है। इसके अलावा हार्ट फेलियर, एनोरिज्म, किडनी फेलियर, स्ट्रोक, एम्पुटेशन और हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी तक चली जाती है बात, और आइज़ भी जो हैं वो इफ़ेक्ट हो जाती हैं। रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटर होना चाहिए, सबसे अहम बात ये है। अब इसके कुछ साइंस की बात करूं तो सबसे पहले ये आपको बताती चलूं कि स्फिग्नोमोनोमीटर वो एपरेटस है कि जिसको यूज़ किया जाता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। जैसे रीडिंग होती है 130/80, अगर एक रीडिंग है तो 130/80 mmHg के तौर पे इसको बोला जाता है। ये इसका मेजरमेंट जो यूनिट है, और 130 जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और 80 जो है वो डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में लाइटली सा बताती चलूँ कि ये हार्ट पंप की जो फंक्शनिंग है ना उसको बॉडी से रिलेट करता है, यानी ये रेफ़र करता है कि हमारे हार्ट ने कितना पंप किया है टुवर्ड्स बॉडी। और जो डायस्टोलिक होता है इसमें क्या होता है कि पता चलता है कि हार्ट कितना रिलैक्स किया और किस वक्त रिलैक्स किया है, उसका रिलैक्सिंग टाइम जो है वो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। अब आ जाते हैं हम ट्रीटमेंट की तरफ। तो बीपी का ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो ये है कि पेशेंट को मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ दोनों मिलनी चाहिए। इसमें दोनों चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उसकी जिस्मानी और दिमागी कैफियत को, और इसके अलावा उसकी गुड स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अवॉइड करना चाहिए लॉन्ग आवर्स वर्क को, स्टॉप कर दें, यानी कि ऐसा लंबा चौड़ा काम कि जिसकी वजह से एग्जर्शन हो जाए या वो स्ट्रेस कॉज करे, इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए। फिर ये कि अपनी फूड में से प्रोटीन बेस्ड फूड को कम करें, कि यानी बहुत ज़्यादा गोश्त, बहुत ज़्यादा अंडे, इस टाइप की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जूसेस का इस्तेमाल करना चाहिए, ये चीज़ें जो हैं फ़ायदा देती हैं। इसके अलावा अल्कोहल, चूँकि ये भी रेज़ करती है ब्लड प्रेशर को, इसका यूज़ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा टोबैको यानी तंबाकू नोशी जो है ये भी बढ़ा देती है, और कॉफ़ी, इन चीज़ों की रिस्ट्रिक्शन अगर रखी जाए तो ब्लड प्रेशर से बचा जा सकता है। यानी कि मैनेजमेंट के सिलसिले में ये चीज़ें काफ़ी अहम हैं। लास्ट में हम बात करते हैं अपनी कुछ मेडिसिन्स के बारे में कि जो इस सिलसिले में बहुत अच्छा काम करती हैं। इसमें एकोनाइट, ग्लोनाइम, रेट्रमवाइड, एलियम स्टाइवा, स्ट्रोफेंथस, क्रेटिगस, विस्कमेलगम, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। इसके अलावा रेडियम ब्रोम बहुत अच्छा काम करती है।
तो ये तमाम मेडिसिन जो है अकॉर्डिंग टू सिम्टम बहुत अच्छा काम करती हैं, और इसके अलावा बहुत सारी और मेडिसिन जो कि सिम्टम के मुताबिक हम सिलेक्ट कर सकते हैं और पेशेंट को इफ़ेक्ट करती हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।